पिछले जन्म में मैं देश के सबसे बड़े अमीर परिवार का इकलौता बेटा था। लेकिन फिर भी मैं अपने ही घर के ड्राइवर की बेटी लियू रुयन के पीछे पागलों की तरह घूमता रहा। उसके साथ रहने के लिए मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर उसके नाम कर दिए। लेकिन उसने मेरे ही पैसों से किसी दूसरे आदमी के साथ प्यार किया। इतना ही नहीं, मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसने ऐसी चाल चली कि मैं गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। जब मैंने इलाज के लिए उससे थोड़े पैसे उधार मांगे तो उसने बेरहमी से कहा, इन सालों तक तुम्हारा मेरे पीछे पड़े रहना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न था। जैसा वह चाहती थी, आखिरकार मैं मर गया। मरते समय मेरी बाहों में मुझे थामे हुए जिस लड़की को मैंने देखा, तब जाकर मुझे पता चला कि वह बाई निंगबिंग, जिसे मैंने कभी ठुकरा दिया था, इतने सालों से मेरा इंतजार करती रही थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं फिर से अपने हाई स्कूल के तीसरे साल में लौट आया हूं। मैं अभी यही सोच रहा था कि शायद पिछले जन्म की सारी बातें सिर्फ एक सपना थी, तभी पीछे से लियू रुयन की आवाज आई, जूही, जी बोचेंग के पेट में दर्द है, जाकर उसके लिए पेट की दवा ले आओ। फिर कैंटीन से खाना भी ले आना। मांस ज्यादा लेना, वह बहुत दुबला है, उसे अच्छी तरह खाना चाहिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच दोबारा जन्म ले चुका हूं। अब लियू रुयन का चेहरा देखकर मुझे सिर्फ हंसी आती थी। मुझे खड़ा देखकर उसने उंगली मेरी तरफ करते हुए डांटा, क्या कर रहे हो, अभी तक गए क्यों नहीं? ये कहकर वह सीधे जी बोचेंग के पास गई और बड़े प्यार से उसका पेट सहलाने लगी। जी बोचेंग ने मेरी तरफ देखा और बोला, रुयन, ऐसा ठीक नहीं है, मैं खुद जाकर दवा ले आता हूँ। लियू रुयन मुस्कुराए, डर किस बात का, इसे तो यही सब करना पसंद है। अगर मैं इसे मना कर दूं तो यही नाराज हो जाता है ना? इतना कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला और कैंटीन चला गया। मैंने लाइन में लगकर 2 प्लेट खाना लिया। पास खड़े कुछ छात्र मुझे देखकर हंसने लगे। देखो, फिर आ गया लियू रुयन के लिए खाना लेने। बेचारा चाटुकार। अफसोस, लियू रुयन को तो जी बोचेंग जैसा होशियार लड़का पसंद है। तेरे जैसे इंसान को कौन देखेगा? मैं कैसा इंसान हूँ? ड्राइवर का बेटा, रोज अमीर लड़की के साथ स्कूल आता है और सोचता है कि उसी से शादी करेगा। सपना देखना बंद कर। तेरे जैसे लड़के की औकात यही है कि आगे चलकर उसी अमीर घर में नौकर बनकर कपड़े धोएगा, झाड़ू लगाएगा और उनके बच्चों की देखभाल करेगा। क्या लियू रुयन ने तुम सबसे कहा है कि मैं उसके घर के ड्राइवर का बेटा हूँ? और नहीं तो क्या? चल, जल्दी खाना पहुंचा दे। देर हुई तो फिर डांट पड़ेगी। कैंटीन से निकलने के बाद मैं क्लास में नहीं गया। मैं स्कूल के बगीचे के पास बैठ गया और दोनों प्लेट खाना खुद ही खा गया। मुझे याद भी नहीं था कि पिछली बार मैंने पेट भरकर खाना कब खाया था। दोनों प्लेट खत्म करने के बाद ही मुझे लगा कि अब भूख कुछ कम हुई है। जब मैं क्लास में पहुंचा तो लियू रुयन ने देखा कि मेरे हाथ खाली हैं। वह तुरंत गुस्से में बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? दवा कहाँ है? मैंने शांत होकर पूछा। कौन सी दवा? जो मैंने जी बोचेंग के लिए मंगाई थी। तुम्हारे कान खराब है क्या? इतनी सी बात भी ठीक से नहीं कर सकते? मैंने उसकी तरफ देखा और फिर जी बोचेंग की तरफ, जो पेट पकड़कर मेज पर झुका हुआ था। मैं बोला, मेरा उससे क्या रिश्ता है? मैं उसके लिए दवा क्यों खरीदूं? लियू रुयन का चेहरा सख्त हो गया। जूही, तुम जिद कर रहे हो ना? अगर ऐसा ही करोगे तो अगली बार मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। फिर रोते हुए मेरे पीछे मत आना। मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसकी बातें अब मुझे बेहद हास्यास्पद लग रही थी। मैंने पूछा, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत ही क्या है? मेरी बात सुनकर लियू रुयन कुछ पल के लिए चुप रह गई। लेकिन उसे शायद पुराने दिन याद आ गए, जब मैं हर बार उसे मनाने की कोशिश करता था। वह फिर बोली, ठीक है, अगर इतनी अकड़ दिखानी है तो आज स्कूल के बाद हमारे साथ घर मत चलना। मैंने बिना झिझक जवाब दिया। ठीक है। इतना कहकर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, जैसे उसकी किसी बात से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी बोचेंग के बगल में बैठने वाला सियो जबान ये सब देखकर तुरंत खड़ा हो गया और बोला, जूही, तुम्हें क्या हो गया है? सिर्फ दवा लाने को ही तो कहा था। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जी बोचेंग की तबीयत खराब है? मैंने शांत स्वर में कहा, अगर इतनी चिंता है तो तुम जाकर दवा ले आओ। वह गुस्से में बोला, ये तुम्हारा काम है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों? मैं उसके लिए क्यों जाऊं? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। सियो जबान ने ताना मारा, तुम तो लियू रुयन के घर के नौकर हो। उसके बॉयफ्रेंड के लिए दवा लाना तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या? मैंने तुरंत लियू रुयन की तरफ देखा।
क्या बाहर सबको यही तुमने बताया है कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ? मेरी नज़र से नज़र मिलते ही लियू रुयन थोड़ी घबरा गई। असल में स्कूल के सभी लोग सिर्फ इसलिए ऐसा सोचते थे क्योंकि वे उसे रोज लग्जरी कार में आते जाते देखते थे। उसने कभी किसी की गलतफहमी दूर नहीं की, इसलिए सबने यही मान लिया कि उसका परिवार अमीर है। वह कभी यह नहीं बताना चाहती थी कि उसका पिता सिर्फ हमारे घर का ड्राइवर है और असली अमीर परिवार का बेटा मैं हूं। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो मैं सबके सामने हंगामा कर दूंगा। आखिरकार उसने बात बदलते हुए कहा, दवा नहीं लाए तो कोई बात नहीं, मैं बाद में खुद खरीद लूंगी, लेकिन खाना तो लाए हो ना। मैंने शांत होकर जवाब दिया, खा लिया। वह चौंक गई। क्या कहा? दोनों प्लेट मैंने खा ली। मेरी बात सुनकर सामने बैठी एक लड़की हैरानी से बोली, तुम सुअ हो क्या? दो प्लेट अकेले खा गए। क्लास के सभी लोग हमेशा लियू रुयन का पक्ष लेते थे और मुझे नीचा दिखाते थे। पहले मैं सिर्फ मुस्कुराकर सब सह लेता था, क्योंकि वे उसके दोस्त थे और मैं नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी मुझसे नाराज हो। मुझे उम्मीद रहती थी कि वे कभी मेरे बारे में उसके सामने अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन अब समझ आ चुका था कि मैं ही उन्हें सिर पर चढ़ा रहा था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अपने पैसों से खाना खरीदा है। 2 प्लेट खाऊं या 100 प्लेट, इससे किसी को क्या परेशानी है? सामने बैठी लड़की का चेहरा तुरंत उतर गया। वह बोली, अपने पैसे? तुम्हारे पैसे भी तो लियू रुयन के घर से ही आते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उधर लियू रुयन पहले ही गुस्से से दांत भींच चुकी थी। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि मैंने उसके लिए खाना तक नहीं खरीदा। वह बोली, जूही, ये सब तुमने खुद चुना है। उम्मीद है इस बार तुम 2 दिन से ज्यादा टिक पाओगे। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और स्यो जबान से बोली, मैं तुमसे सीट बदलती हूँ, तुम जाकर उसके साथ बैठो। पहले जब भी लियू रुयन मुझसे नाराज होती तो मुझे इसी तरह सजा देती थी, क्योंकि उसके पास बैठने की जगह भी मैंने बहुत मिन्नतें करके पाई थी। लेकिन अब मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। स्कूल की छुट्टी के बाद मुझे लेने हमारी मेबाक स्कूल के गेट पर आकर रुकी। मैं सीधे जाकर कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। पूरा स्कूल जानता था कि आज मेरा लियू रुयन से झगड़ा हुआ है। सब लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे। जब उन्होंने मुझे उसी कार में बैठते देखा तो चारों तरफ से ताने सुनाई देने लगे। लियू रुयन के लिए खाना तक नहीं लाया, फिर भी उसकी कार में बैठने की शर्म नहीं आई। सही कहा, एक ड्राइवर का बेटा खुद को मालिक समझने लगा है। लियू रुयन का दिल बहुत बड़ा है। अगर मैं होती तो इसे कब का निकाल देती। मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ड्राइवर से कहा, अंकल लियू, गाड़ी चलाइए। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन मिस लियू अभी तक नहीं आई हैं। क्या थोड़ा इंतजार करें? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरे पापा का सिर्फ एक बेटा है, हमारे घर में कोई मिस लियू नहीं है। वह थोड़ा असहज होकर बोला, क्या आपका मिस लियू से झगड़ा हो गया है? चिंता मत कीजिए, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, जरूरत नहीं, गाड़ी चलाइए, मैं अब उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहता। ड्राइवर फिर भी हिचकिचाने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि पहले मैं लियू रुयन की हर बात मानता था, इसलिए उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच बदल चुका हूं। उसे तो ये भी लगने लगा था कि भविष्य में जब मैं जू परिवार की सारी संपत्ति का मालिक बनूंगा तो वह सब उसकी बेटी का ही होगा। इसी वजह से वह अब खुद को सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि होने वाला ससुर समझने लगा था। मैंने गुस्से में कहा, आखिर गाड़ी चलाओगे या नहीं? तभी लियू रुयन स्कूल के गेट से बाहर आई। अंकल लियू तुरंत गाड़ी से उतरकर उसे लेने चले गए। लियू रुयन जी बोचेंग को सहारा देकर गाड़ी तक लाई। जी बोचेंग ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने तो कहा था कि मेरे साथ घर नहीं जाओगे, फिर मेरी गाड़ी में क्यों बैठे हो? लियू रुयन ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है। उसने मुझे मौका भी दिया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। वह बोली, क्या तुम्हें हर बात पर ऐसा करना जरूरी है? दोपहर वाली बात पर मैं अब नाराज नहीं हूं। मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है। जूही, अब और जिद मत करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम खुद चली जाओ। ये सुनकर लियू रुयन का चेहरा लाल और सफेद पड़ गया। उसे पता था कि स्कूल के सभी लोग उसे अमीर घर की बेटी समझते हैं। अगर आज वह इस गाड़ी में नहीं बैठी तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। इसलिए उसने सीधे मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से नीचे खींच दिया और जी बोचेंग को गाड़ी में बैठा दिया। मैंने गुस्से में कहा, लियू रुयन, तुम हद से ज्यादा कर रही हो।
लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने अपने पिता से कहा, गाड़ी चलाइए, और अंकल लियू गाड़ी लेकर चले गए। मैं वहीं अकेला खड़ा रह गया। ये देखकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। एक नौकर का बेटा खुद को मालिक समझने लगा था। मैंने हंसते हुए अपना फोन निकाला और अपने पापा को कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद जो मेबाक अभी गई थी, वही वापस स्कूल के गेट पर आकर रुक गई। अंकल लियू गाड़ी से उतरकर बोले, इयन मास्टर, कृपया गाड़ी में बैठ जाइए। उन्हें देखकर ही समझ आ गया कि उन्हें अभी अभी डांट पड़ी है। मैंने कहा, पहले उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतारो। मैं उनके साथ एक ही गाड़ी में नहीं बैठूंगा। अंकल लियू ने गाड़ी के अंदर देखा। फिर लियू रुयन खुद जी बोचेंग को सहारा देकर नीचे उतर आई। दोनों के उतरने के बाद ही मैं गाड़ी में बैठा। जाने से पहले मैंने खिड़की नीचे की और मुस्कुराते हुए लियू रुयन की तरफ हाथ हिलाया। अंकल लियू बोले, इयन मास्टर, दो लोगों के बीच झगड़ा होना आम बात है। आप भी गुस्सा मत कीजिए। बाद में मैं रुयन से कहूंगा कि वह आपसे माफी मांग ले। लेकिन अभी उसके पास घर जाने के लिए गाड़ी नहीं है। उसे बस से जाना पड़ेगा। घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। मैंने कहा, जब सब लोग बस से जा सकते हैं, तो वह क्यों नहीं जा सकती? क्या आप भूल गए कि आपकी तनख्वाह कौन देता है? अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं, तो सीधे नौकरी छोड़ दीजिए। ये सुनते ही अंकल लियू डर गए और तुरंत चुप हो गए। घर पहुंचने के बाद ली शेन ने आकर कहा, इयन मास्टर, बाई निंगबिंग आई हैं। आपने पहले कहा था कि अगर वो आए तो उन्हें वापस भेज दिया जाए। दरअसल बाई निंगबिंग अक्सर हमारे घर आती थी, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे पापा ने मेरे लिए चुना था। लेकिन मैं लियू रुयन को पसंद करता था, इसलिए बाई निंगबिंग से बहुत चिढ़ता था। मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता था और हर बार उसे वापस भेज देता था। इसी वजह से पिछले जन्म में हमारी कभी ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन मरने से पहले मुझे अस्पताल उसी के लोगों ने पहुंचाया था। ये याद आते ही मैंने ली शेन को रोक लिया। रुको, मैं उससे मिलूंगा। वो कहाँ है? ली शेन ने कहा, वो पीछे वाले बगीचे में यूएनसी को खाना खिला रही हैं। मैं पीछे वाले बगीचे में पहुंचा। वहां बाई निंगबिंग सच में यूएनसी को खाना खिला रही थी। ये कुत्ता मैंने खुद पालना चाहा था, लेकिन लियू रुयन ने कहा था कि उसे कुत्ते पसंद नहीं हैं। उसके बाद मैंने भी यूएनसी के पास जाना छोड़ दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई निंगबिंग की यूएनसी के साथ इतनी अच्छी बन जाएगी। उसने सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। साधारण यूनिफॉर्म होने के बावजूद वह उसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे मरने से पहले सुनी हुई बात याद आ गई। लोग कह रहे थे कि इतनी अच्छी लड़की होने के बावजूद उसने इतने सालों तक शादी नहीं की और हमेशा अकेली रही। ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं। बाई निंगबिंग ने यूएनसी को खाना खिलाकर सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। वो मेरी तरफ आने ही वाली थी, लेकिन फिर शायद उसे याद आया कि मैं उसे पसंद नहीं करता। वो तुरंत वहीं रुक गई। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, मिस बाई निंगबिंग, आप मुझसे मिलने आई थी? वो धीरे से बोली, बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। मैं अब चलती हूँ। उसे जाते देखकर मैंने जल्दी से कहा, क्या आप हमारे साथ रात का खाना खाएंगी? मेरी बात सुनकर बाई निंगबिंग एक पल के लिए रुक गई। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या मैं रुक सकती हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। उस समय लियू रुयन अभी तक वापस नहीं आई थी। वो जी बोचेंग को उसके घर छोड़ने गई थी। अगर पहले वाला मैं होता, तो उसके लौटने का इंतजार किए बिना कभी खाना नहीं खाता। मुझे इतनी जल्दी खाने की तैयारी करते देखकर ली शेन भी हैरान हो गई। क्या आज मिस लियू का इंतजार नहीं करेंगे? मैंने कहा, उसका इंतजार किस बात का? घर के सभी नौकर मेरी लियू रुयन के पीछे घूमने की आदत के आदी हो चुके थे। अब जब मैंने ऐसा करना छोड़ दिया, तो उन्हें भी अजीब लग रहा था। ली शेन ने कुछ नहीं पूछा और खाने की तैयारी करने चली गई। मैंने उसे फिर आवाज दी, और हाँ, अंकल लियू को बता देना कि कल से उन्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। ली शेन एक पल के लिए चौंक गई, फिर समझकर सिर हिला दिया। बाई निंगबिंग चुपके चुपके मेरी तरफ देख रही थी। जैसे ही मैं बैठा, उसने झट से अपनी नजरें हटा ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस उम्र की बाई निंगबिंग इतनी मासूम होगी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो उसके कान लाल हो चुके थे। मैं मुस्कुरा दिया। सुना है, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी है। मेरे इस बदले हुए व्यवहार से वह अभी भी थोड़ी असहज थी।
वह धीरे से बोली, ठीक ठाक है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें कोई अच्छा ट्यूटर पता है? मुझे किसी की जरूरत है। वह हैरानी से बोली, तो फिर लियू रुयन। मैंने कहा, उसे मैंने निकाल दिया है। वह मुझे कभी पसंद नहीं करती थी और मुझे पढ़ाने का भी उसके पास जरा सा भी धैर्य नहीं था। मैंने उस पर जितना पैसा खर्च किया, सब बेकार गया। मेरी बात सुनकर उसने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया, जैसे अपनी घबराहट छिपा रही हो। फिर उसने कहा, मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है। मैं हमेशा खुद ही पढ़ती रही हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं रोज स्कूल के बाद आकर तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। उसे लगा कि शायद मैं मना कर दूंगा। आखिर पहले मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। आज उसे घर में खाना खिलाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। सच, वह बोली, अगर तुम चाहो तो। मैंने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस डर है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर असर न पड़े। वह मुस्कुराकर बोली, कोई असर नहीं पड़ेगा। असल में हाई स्कूल का पूरा सिलेबस वह पहले ही खत्म कर चुकी थी और उसे पहले से ही विशेष प्रवेश मिल चुका था। लेकिन उसे डर था कि यह बात कहने से शायद मैं नाराज हो जाऊं, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर धन्यवाद। मेरी पढ़ाई बहुत कमजोर है। कहीं तुम मुझे बेवकूफ समझकर परेशान मत हो जाना। लियू रुयन की पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके पास मुझे पढ़ाने का कभी धैर्य नहीं था। वह हर सवाल सिर्फ एक बार समझाती थी। अगर मैं नहीं समझता तो वह मुझे डांटने लगती। पहले मेरे नंबर ठीक ठाक आते थे, लेकिन उसके पढ़ाने के बाद मेरे नंबर लगातार गिरते गए। धीरे धीरे मेरा खुद पर से भरोसा भी खत्म हो गया। बाई निंगबिंग ने धीरे से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं रोज स्कूल के बाद तुम्हारे घर आकर तुम्हें पढ़ाऊंगी। हम दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। उसे चुपचाप खाते देखकर मैंने उसकी प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, इसे अपना ही घर समझो। झिझकने की जरूरत नहीं है। उसी समय लियू रुयन जी बोचेंग को उसके घर छोड़कर वापस आ गई। घर में घुसते ही उसे अपने पिता के नौकरी से निकाले जाने की खबर मिल चुकी थी। उसके पिता ने उसे अच्छी तरह डांटा भी था। अब जब उसने देखा कि मैं उसके बिना ही खाना खा रहा हूं और बाई निंगबिंग भी मेरे साथ बैठी है, तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। लियू रुयन गुस्से में बोली, जूही, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया और ये बाई निंगबिंग यहाँ कैसे है? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत होकर कहा, वो मेरी मेहमान है। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? लियू रुयन गुस्से में बोली, तुमने उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया है ताकि मुझे गुस्सा दिला सको। तुम जानते हो ना कि मुझे बाई निंगबिंग पसंद नहीं है। हर प्रतियोगिता में जब तक वो होती है, पहला स्थान मुझे नहीं मिलता। बाई निंगबिंग पास बैठी रही और उसने कुछ नहीं कहा। मैंने लियू रुयन की तरफ देखते हुए कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम इतनी जरूरी नहीं हो। पहले मुझे लगता था कि यही लड़की मेरी पूरी दुनिया है। मेरी हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद अब मेरे मन में उसके लिए सिर्फ नफरत और घृणा थी। ऐसे इंसान को दोबारा पसंद करना मेरी जिंदगी बर्बाद करने जैसा था। लियू रुयन बोली, अगर तुम्हें लगता है कि किसी दूसरी लड़की के साथ रहने से तुम मुझे गुस्सा दिला सकते हो, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें किसी और के साथ देखकर तो मुझे खुशी होगी। कम से कम तुम पूरा दिन मेरे पीछे पड़े रहना तो बंद करोगे। इतना कहकर वह गुस्से में ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि बाई निंगबिंग की आंखों में कुछ बदलाव था। मुझे लगा शायद वह इस बात से नाराज हो गई है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहा। खाना खत्म करने के बाद मैं बाई निंगबिंग को बाहर छोड़ने गया। घर वापस आया तो लियू रुयन फिर नीचे आ गई। वह गुस्से में बोली, तुमने मेरे पापा को नौकरी से क्यों निकाल दिया? मैंने शांत होकर कहा, मैं अपने घर के एक ड्राइवर को नौकरी से निकालूं, उसके लिए क्या मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? लियू रुयन बोली, वो मेरे पापा हैं। आज जो कुछ हुआ वो सब मैंने उनसे कहा था। उनका इसमें कोई दोष नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे निकाल कर दिखाओ। मैंने कहा, ठीक है। वह हैरान होकर बोली, क्या कहा? मैंने कहा, तुम हमेशा कहती थी कि मैं बेवकूफ हूं। तो फिर अब सब खत्म। तुम मेरे घर से अपना सामान लेकर चली जाओ। मैं किसी और ट्यूटर को ढूंढ लूंगा। जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है, मेरी पढ़ाई पहले से भी खराब होती गई है। तुम उस बड़ी तनख्वाह के लायक नहीं हो जो मैं तुम्हें देता था। लियू रुयन गुस्से से बोली, तुम्हारे नंबर खराब होने की वजह तुम खुद हो। मैं वही सवाल दूसरों को एक बार समझाती हूं और वो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। इसमें मेरी क्या गलती है?
तुम्हें कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता। मैंने शांत होकर कहा, तो ये मेरी समस्या है। अब तुम मेरे घर से चली जाओ। लियू रुयन बोली, तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। हर समय मेरे साथ प्यार करने के बारे में मत सोचो। इसी वजह से तुम्हारे नंबर इतने खराब हैं। आज तुम जो कुछ कर रहे हो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें जी बोचेंग और मेरे करीब होने से जलन हो रही है। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं, तुम नाराज हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूं। मैं कन्बे या C9 जैसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती हूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम चाहो पढ़ो या मत पढ़ो, तुम्हारे घर का पैसा पूरी जिंदगी के लिए काफी है। इसलिए अभी मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। मैं उसकी तरफ देखकर हैरान रह गया। मैंने कहा, किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है? लियू रुयन, तुम्हें आखिर किस बात का इतना भरोसा है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? लियू रुयन बोली, तुम जैसा चाहे सोचो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर अगली बार तुमने बाई निंगबिंग को घर पर खाने के लिए बुलाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वह सीधे अपने कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं मन ही मन हंस पड़ा। इसका घमंड तो देखो, क्या इसे सच में लगता है कि यह उसी का घर है? मैं अपने कमरे में गया और ली शेन को फोन किया। कल लियू रुयन का सारा सामान उसके कमरे से बाहर निकलवा देना और बाई निंगबिंग का मोबाइल नंबर मुझे भेज देना। फिर मैंने बाई निंगबिंग को एक मैसेज भेजा, क्या तुम घर पहुंच गई? लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा लियू रुयन जा चुकी होगी। लेकिन नीचे आया तो देखा कि वह डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा, आज अपने बॉयफ्रेंड को लेने नहीं जाना? लियू रुयन बोली, हम सिर्फ दोस्त हैं, बेकार की बातें मत करो। हालांकि दोनों बहुत पहले से साथ थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। आखिर उनके जैसे होशियार छात्रों के लिए स्कूल में प्यार करना अच्छा नहीं माना जाता था। अगर पिछले जन्म में जी बोचेंग से गलती से सच न निकल जाता तो मुझे आज तक पता नहीं चलता। मैंने उसकी तरफ देखा, वह अब भी मुझे बेवकूफ समझकर झूठ बोल रही थी। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं बाहर निकल गया। लियू रुयन भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। आज मुझे लेने नया ड्राइवर आया था। उसने आगे बढ़कर मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं गाड़ी में बैठ गया। तभी लियू रुयन भी आकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, लियू रुयन, इसका क्या मतलब है? कल तुमने जो कहा था मुझे सब अच्छी तरह याद है। लियू रुयन ने होंठ भींच लिए, लेकिन कुछ नहीं बोली। अगर उसके पापा ने उसे मुझे मनाने के लिए मजबूर न किया होता तो वह मुझसे बात भी नहीं करती। वह मन ही मन सोच रही थी, सिर्फ इसलिए इतना घमंड कर रहा है क्योंकि इसके घर में थोड़ा सा पैसा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने उससे और बहस नहीं की। सीधे ड्राइवर से कहा, गाड़ी चलाइए। स्कूल पहुंचने के बाद मैं गाड़ी से उतर गया। लियू रुयन भी मेरे पीछे पीछे उतर गई। आज जी बोचेंग बस से स्कूल आया था। जैसे ही उसने लियू रुयन को देखा, वह तुरंत उसकी तरफ चल पड़ा।